अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं, जो कि लास्ट वीक कदरे पॉजिटिव रहे। उतने पॉजिटिव नहीं रहे जितने पिछले से पिछले हफ्ते थे, क्योंकि ज़ाहिर है कि मार्केट इतनी तेज़ी से बढ़ी है, फ्यूचर्स भी इंक्रीज़ हुए हैं, स्पॉट मार्केट भी इंक्रीज़ हुई है, कहीं ना कहीं जाके करेक्शन आनी थी, तो एक पॉजिटिव किस्म की जो है वो एडजस्टमेंट हुई है डाउनवर्ड, और मार्केट्स जो है वो स्टेबलाइज हुई हैं एक दरमियाने लेवल के ऊपर। लास्ट वीक के अंदर डी बार 1.36% अप था, HR के फ्यूचर्स 1.46% अप थे, कोकिंग कोल 6.88% अप था, जबकि आयरन और 3.23% के करीब ऊपर गया है लास्ट वीक के अंदर। ओवरऑल सेंटीमेंट जो चाइना में नज़र आ रहे हैं वो पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। काफ़ी तेज़ी से उनकी जो इन्वेंट्रीज़ हैं वो कम हुई हैं, स्टॉक्स कम हो चुके हैं, लोकल मार्केट इंप्रूव हुई है थोड़ी सी। इसके अलावा जो मार्जिनस हैं मिल्स के वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन जो पहले कट डाउन कर रहे थे वापस थोड़ा सा बढ़ाना शुरू कर दिए प्रोडक्शन उन्होंने, क्योंकि ओवरऑल सेल्स उनको नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एज वेल एज जो लोकल मार्केट है रियल एस्टेट की, वो भी बेहतर हुई है। जो एक और बड़ी न्यूज़ है चाइना के हवाले से वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनाइज करना शुरू कर रही है गवर्नमेंट। जो नॉन वैट बिजनेस हो रहा था, सस्ता माल ऑफर हो रहा था चाइना से, कुछ एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। जो सही काम कर रहे थे सीधे तरीके से उनके पास प्राइसेस हाई थे, जबकि बाकी लोग थोड़ा लोअर प्राइसेस दे रहे थे। वो चीज़ खत्म होती नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और ये चीज़ें कम होंगी, तो ऑब्वियसली प्राइसेस जो है वो मज़ीद कंसोलिडेट होंगी और एक लेवल के ऊपर जो है वो ऑफर्स आएंगी। हो सकता है कि प्राइस के अंदर इसकी वजह से कुछ इजाफा देखने में आए, जो कि काफ़ी अर्से से रूमर्स हैं। नेक्स्ट वीक तक हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाए अगले 1-2 हफ्ते के अंदर। आयरन ओर की अगर बात करें स्पॉट मार्केट के अंदर, तो वो भी बढ़ा है लास्ट वीक के अंदर, अब तकरीबन $116 के आसपास मूव कर रहा है और $5 का इजाफा हुआ है लास्ट वीक में। जबकि कोकिंग कोल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, तकरीबन $28 का इजाफा हुआ है, और एज ऑफ नाउ कोकिंग कोल तकरीबन $255 के ऊपर इस वक्त ट्रेड हो रहा है और एक बैलेंस नज़र आता है। और ये सारी जो तेज़ी आ रही है वो बेसिकली रिक्वायरमेंट की वजह से आ रही है मिल्स की, क्योंकि आगे बेहतर हो गया मार्केट, उसकी वजह से वो पीछे से रॉ मटेरियल महंगा खरीदना शुरू हो गए। अगर वियतनाम की बात करें तो वहाँ पर स्क्रैप प्राइसेस में कमी आई है, $3 से $5 तकरीबन। यूएसए से जो ऑफर्स आ रही थी वो कम हुई हैं, और बाकी जो उनकी बाकी कंट्रीज से जो ऑफर्स आती हैं उसमें तकरीबन $3-4 की कमी आई है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा एपेटाइट नहीं है स्क्रैप की एज ऑफ नाउ। ताइवान की स्क्रैप मार्केट भी इसी तरीके से स्टैगनेंट है, किसी किस्म की कोई खास मूवमेंट देखने में नहीं आई, और कोरिया, ये पूरे रीजन का इसी किस्म की सिचुएशन लास्ट वीक के अंदर रही है। टर्की की बात करें तो एक्टिविटी लास्ट वीक के अंदर स्लो रही है वहाँ पर, बट ऑन द अदर हैंड कुछ कार्गोज बुक हुए, 2-3 कार्गोज की खबर सुनने में आई, जो कि तकरीबन स्टेबल लेवल के ऊपर ही काम हुआ। $1 का इजाफा कह सकते हैं आप लास्ट वीक में। और जो यूके से काम हुआ वहाँ पर वो $380 के ऊपर HMS सुनने में आया लेटेस्ट कार्गो, और शेड का तकरीबन $400 के आसपास। जो असेसमेंट आ रही है अभी इस वक्त यूएस मार्केट से, वो 384, 85, 86 के लगभग HMS टारगेट कर रहे हैं। स्क्रैप के जो रिसाइकलर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो प्राइसेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जबकि टर्किश मिल्स जो है वो प्राइस घटाने की बात कर रही हैं और काफ़ी प्रेशर डाल रही हैं कि प्राइसेस कम हो। बट जो कलेक्शंस हैं वो अभी तक बेहतर नहीं हो सकी और काफ़ी टाइट है सिचुएशन। ऑलरेडी 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि टर्की के अंदर कोई खास बाइंग स्क्रैप की नहीं हो सकी, जिससे ये खदशा जाहिर हो रहा है मार्केट के अंदर कि शायद टर्की ये जो गैप क्रिएट कर रहा है, कल को इसी गैप के अंदर जो है वो फंसेगा और इनको एग्रेसिवली जाके बाइंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको काफ़ी सारे वेसल्स अभी नेक्स्ट मंथ के लिए ख़रीदने हैं जो कि उन्होंने ख़रीदे नहीं हैं अभी। और उसी चीज़ का आसरा लिए हुए यार्ड भी बड़े सुकून से बैठे कि बकरी की माँ कब तक खैर बनाएगी, कभी तो आएगी और माल महंगा ख़रीदना ही पड़ेगा उनको। तो अब ये टग ऑफ वॉर चल रही है इस वक्त, देखते हैं इसमें कौन कामयाब होता है बेसिकली। और अगर सरिये की बात की जाए तो सेल अभी तक डिप्रेस है, मेजर रीज़न भी वही है टर्की की बाइंग ना करने का, और इस वक्त अराउंड 585 के लगभग उनका FOB प्राइस चल रहा है, जो कि स्टेबल है वीक ऑन वीक। ईरान और रशिया की बात करें अगर, तो ईरानी सिचुएशन इसराइल के साथ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिनेरियो के अंदर चल रही है। किसी वक्त पे भी कुछ भी हो सकता है, तो एक जियो पॉलिटिकल जो फैक्टर अभी क्रिएट हुआ है उसकी वजह से काफ़ी मार्केट के अंदर इश्यूज हैं, बड़ी अनसर्टनिटी है और कोई भी बड़ा डिसीजन लिया नहीं जा रहा, चाहे वो चाइनीज़ कस्टमर्स हो, चाहे ईरान का बिजनेस जो ऑलरेडी हो रहा है वो हो। यूएस ने सैंक्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं ईरान के ऊपर, जो उनकी मेजर कुछ स्टील मिल्स हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं, जो उनकी सब्सिडरीज हैं या थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं उनके, जो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हो, चाहे यूके में हो, चाहे दुबई के अंदर हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाई जा रही हैं। तो इसके असरात क्या होंगे, क्या प्राइसेस नीचे जाएंगे या फिर जो है वो प्राइसेस ऊपर जाएंगे, अभी इस वक्त कुछ क्लियरली कहा नहीं जा सकता। ये वक्त के साथ पता चलेगा कि ये वाली सिचुएशन कहाँ पे जाके बैठती है। बट ओवरऑल अनसर्टिनिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज्ड है अभी इस वक्त, और जो टेंशन हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं यूएस, इजराइल और ईरान की। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर क्या सूरत हाल सामने आती है। जो पिछले ऑर्डर्स हुए हैं ईरान के साथ, कुछ मिल्स ने ऑर्डर किए हुए थे बिलेट्स के, वो भी कशमकश के अंदर हैं कि वो जो है वो एग्जीक्यूट करें या ना करें।
जब सैंक्शन इतनी बढ़ जाएंगी तो ज़ाहिर है कि मिल्स भी जो है विड्रॉ कर सकती हैं, उनके पास लीगल राइट है। और फिर अगर वो विड्रॉ करती हैं तो फिर कहाँ से उनका अल्टरनेट अरेंजमेंट होगा, या ईरान के पास अल्टरनेट मार्केट्स क्या होंगी। अभी ये सारे वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी इस वक्त मौजूद नहीं है। रशिया की अगर बिलेट्स की बात की जाए और ईरान के बिलेट की बात करें तो प्राइसेस ऑलमोस्ट स्टेबल रहे हैं, उसके अंदर कोई ख़ास कमी देखने में नहीं आई और स्टेबिलिटी है इस रीजन के अंदर। और बाकी जो CIS के बिलेट्स हैं वो मेनली इजिप्ट ही जा रहे हैं। इजिप्ट से कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ इंक्वायरीज और रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं जिसको CIS कंट्री बेसिकली फुलफ़िल कर रहे हैं। यूरोपियन मार्केट के अंदर भी मार्केट का काफ़ी ज़्यादा कुछ ख़ास मूवमेंट नहीं रही है अभी तक। जो बेसिकली अभी इस वक्त मूवमेंट हो रही है वो यही है कि जो टर्की की डिमांड आती है उसके हिसाब से वो अपने प्राइसेस को एडजस्ट करते हैं। लास्ट वीक में कोई खास मूवमेंट नहीं थी, मार्केट स्लो थी, कंटेनर्स के अंदर काम हुआ। इंडिया काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो हुई है लास्ट वीक के अंदर, जिसका असर है अभी इस वक्त यूरोपियन मार्केट के ऊपर। बट ऑन दी अदर हैंड उनकी फिनिश की सेल्स है, डोमेस्टिक मिल्स है, उनकी रिक्वायरमेंट वो सारी स्टेगनेंट और स्टेबल है एज ऑफ नाउ। कलेक्शंस अभी भी स्लो हैं और होपफुली वो चीज़ प्राइसेस को काफ़ी ज़्यादा सहारा देगी। US के मार्केट की बात किया तो US के अंदर ISRI की कन्वेंशन हो रही थी, इजरी कन्वेंशन थी, जिसके अंदर मिक्स सेंटिमेंट्स के साथ कन्वेंशन शुरू हुई और बाय द एंड बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूव था वहाँ पे सारे वेंडर्स का कि मई के अंदर तो प्राइस बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, उसके बारे में कोई डाउट्स नहीं थे किसी को भी। और जिस किस्म की रिक्वायरमेंट्स ऑफ बाइंग हुई है मिल्स के साइड से, वो कहते हैं कि अभी एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा है, गैप काफ़ी ज़्यादा है, तो वो कवर होना है और मई के अंदर जाकर ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी रियलाइजेशन होगी उसकी। और जो डोमेस्टिक स्क्रैप खरीदना होगा मिल्स को वो भी महंगा खरीदना पड़ेगा। और जो बुशलिंग बंडल्स वगैरह हैं या बुशलिंग न्यू प्रीमियम मटेरियल्स हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा और वो प्राइसेस ऊपर जाएंगी मई के अंदर। तो बेसिकली वहाँ पर ये सेंटिमेंट था। और सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कन्वेंशन की कि इजरी का नाम चेंज करके रीमा कर दिया गया है, REMA, जिसका मतलब है कि रिसाइकल्ड मेटल्स एसोसिएशन। तो स्क्रैप का वर्ड उसके अंदर से निकाल दिया गया है क्योंकि जो दुनिया भर के अंदर बात चल रही है ग्रीन वर्ल्ड की और इन्वायरमेंट के हवाले से, उसको लेते हुए वो स्क्रैप निकाल दिया और उन्होंने उसको बेसिकली रिसाइकल्ड मेटल्स का नाम दे दिया है। तो ये अब नए ब्रांडिंग के साथ जो है वो मार्केट के अंदर रहेगा ये जो इदारा है। और इसके अलावा अगर स्क्रैप की फर्दर बात की जाए एक्सपोर्ट्स की, तो जैसे ही टर्की की एक्टिविटी आएगी तो US के ऊपर उसका असर आएगा और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि प्राइसेस शायद बढ़ जाए आने वाले दिनों के अंदर। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव मार्केट इन कंटेनर्स। जो इतने से इंतज़ार था वो अब ख़त्म हो गया इंतज़ार, और 420 पे 22 पे इस तरह से श्रेडिट का काम हो रहा है। इंडिया के अंदर जो ऑफर्स हैं वो मज़ीद बढ़ा कर दी जा रही हैं। HMS से काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटीज़ के अंदर काम हुआ है। बुशलिंग बंडल्स 445-50 तक चला गया इंडिया के अंदर। तो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा जो है वो हॉट है वहाँ पर। सेल्स अच्छी हो रही हैं। सेल्स की एक्टिविटी वॉल्यूम वाइज उतनी ज़्यादा नहीं है, बट जिस तरीके से प्राइसेस बढ़े हैं उनके, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट हुआ है। और लोग कॉशियस रह के बाइंग कर रहे हैं, बट फिर भी इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर मार्केट जहाँ पर 20 माल जा रहे हैं। अगर ये कंटिन्यू रहती है सिलसिला तो फिर पाकिस्तान को भी ज्वाइन इन करना पड़ेगा और नए प्राइसेस के ऊपर माल खरीदना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर वो ठंडे हो जाते हैं और मार्केट थोड़ी सी डाउन हो जाती है तो फिर उसका अभी आगे जाके पता चलेगा कि क्या सूरत हाल बनेगी। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर बाय द वे इंडिया के अंदर कुछ बल्क कार्गोज़ की बुकिंग हुई थी आज से हफ्ता 10 दिन पहले। तकरीबन 3-4 कार्गोज़ जो है वहाँ पर बुक हुए हैं अच्छे प्राइसेस के ऊपर, और वहाँ से भी एक एपेटाइट जो है वो बल्क की भी नज़र आई है। अभी पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो शेड की जो ऑफर्स आ रही हैं वो तकरीबन 428 से 435 के लगभग आ रही थी। जो मेजर काम हुए लास्ट वीक में, एक अच्छी क्वांटिटी का काम हुआ लास्ट वीक के अंदर, डिफरेंट कस्टमर्स मार्केट में थे और अच्छी एपेटाइट थी। और जो प्राइस लेवल था वो तकरीबन 425, 27, 28, 30 इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे काम शेड के मेनली होते रहे। HMS की प्राइसेस जो है वो 400, 405, 410 इस तरीके से आ रही थी मिडल ईस्ट की, उसके ऊपर कोई खास ज़्यादा काम नहीं हुआ। और मेजरली इंडिया भी अब वापस आ गया मार्केट में, तो इंडिया को भी अब सप्लाई जाएगी दुबई से। तो खदशात हैं कि पाकिस्तान को सस्ता माल मिलने में दिक्कत हो। ये हफ्ता अभी यूटिलिटी बिल्स का होगा पाकिस्तान में, तो लिक्विडिटी की क्राइसिस काफ़ी रहेगा। प्राइसेस हो सकता है कि ऊपर ना जाए बल्कि उल्टा नीचे आए प्राइसेस, बट उसके बाद अगले हफ्ते के लिए जो है वो सेंटिमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। और जो गैप्स हैं परचेज़ के वो करने पड़ेंगे कस्टमर्स को, और एट दी एंड जो भी इंटरनेशनल मार्केट है उसके हिसाब से बाइंग करनी पड़ेगी। बाकी इसके अलावा कोई ख़ास ऐसी एज सच लास्ट वीक के अंदर एक्टिविटी नहीं रही। और अब ये देखना है कि आगे नेक्स्ट वीक में टर्की क्या करता है, उसके हिसाब से सारी मार्केट्स अपने आपको एडजस्ट करेंगी। और चाइना की अगर तेज़ी रही तो होपफुली सारे मार्केट्स थोड़े से बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। और जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, जो GDP है चाइना का, और जो बाकी के जो फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं इकोनॉमी को, वो सारा ऐसा ऐसा पॉजिटिव आना शुरू हो गए। उसकी वजह से सब लोगों ने अपना पॉजिटिव माइंड मेकअप किया हुआ है कि चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।